तो सबसे पहले तो आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है इसमें सभी का मोस्ट वेलकम। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पेपर में आज का जो हम पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इस पेपर में किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप सभी को पता है कि हमारा जो सेशन है फटाफट छटाछट सेशन में कम समय में अधिक जानकारी, हमारा जो ये हमेशा से फार्मूला रहा है। तो बाएं से दाएं लेन बदलते समय आपको क्या करना चाहिए। माना कि मल्टीपल लेन है, आप यहाँ चल रहे हैं और आपको राइट में मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इससे इसमें आएंगे, इससे इसमें आएंगे, फिर आपको यहाँ से टर्न लेना होता है, नहीं कि आप यहाँ जाके ऐसा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना होता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि दायां संकेत चालू करके अबाध गति से दाहिने ओर चलाना चाहिए। अबाध गति कौन सी होती है, जिससे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशान न करें, ऐसी आपकी गाड़ी की गति होनी चाहिए। और दायां संकेत आपको चालू कर देना चाहिए कि आप राइट में यहाँ पे मूव होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न 2 है, एक वाहन के कंपोनेंट पार्ट के एक ढांचे से जुड़े होते हैं, उस संरचना को क्या कहा जाता है। इंजन, चेसिस, बॉडी सेल, सीट। तो शानदार प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आप सभी को पता होगा जैसे चेसिस होता है, बॉडी होती है, फ्रेम होता है। तो यहाँ पर चेसिस जो होता है ऑलमोस्ट डीजल गाड़ी में होता है, फ्रेम या जो बॉडी होती है पेट्रोल गाड़ी में होती है। तो यहाँ पर जो एक वाहन के जो कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स को एक ढांचे में यहाँ पर बांधने का काम करता है, वो होता है चेसिस। आप सभी को पता होगा चेसिस इस टाइप से होता है और यहाँ पर ये आगे और पीछे से दोनों से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेंबर और लॉन्ग मेंबर, ये लंबे वाले जो है लॉन्ग मेंबर कहलाते हैं और ये छोटे वाले हैं जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर कहलाते हैं। इनसे मिलकर ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी चेसिस इसका जवाब हो जाएगा। आपातकालीन ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो जब तक आपके फुट ब्रेक काम कर रहे हैं तब तक आपातकालीन ब्रेक यानी कि हैंड ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। आपातकालीन ब्रेक कौन से होते हैं, हैंड ब्रेक को ही आपातकालीन ब्रेक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब दूसरे इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी है। स्टीयरिंग पे पकड़ मजबूत रखनी है, धीरे धीरे स्लोली आपको हैंड ब्रेक है वो लगाने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने के वाहन से टकराने से आपको बचना है। जब आप अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक लगाएंगे, आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी अनबैलेंस होगी और सामने से जो गाड़ी आ रही है आपकी गाड़ी अपने रास्ते में न होकर आपकी गाड़ी इधर या उधर जा सकती है। उससे बचने के लिए आपके सामने के वाहन से टकराने से आपको है वो बचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आपातकालीन ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या ध्यान रखना है, सामने से आ रहे वाहन से टक्करने से अपने आपको बचाना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक टायर दबाव नापने के यंत्र का उपयोग कर टायर दबाव की जांच के समय अगर टायर दबाव निर्दिष्ट दबाव की तुलना में अधिक पाया जाता है, यानी आप हवा का जो प्रेशर है नापते हैं टायर में और आप ये पाते हैं कि टायर का प्रेशर ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है जो वाल्व केप है उसको खोलकर हवा निकाल देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्व कोर को दबाकर हवा को निकाल देना। वाल्व कोर को दबाकर हवा को निकाल देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक लाइन ब्लीडिंग किस लिए किया जाता है। आप सभी को पता है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं ना, हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रेक ऑयल जो होता है वो पास्कल के नियम पर आपके काम करता है। पास्कल का नियम यह है कि जो दबाव आप केबिन में बैठे या गाड़ी के अंदर बैठे दबाव लगाओगे पाँव से, वो सारा का सारा उतना का उतना दबाव सभी टायरों पर समान रूप से पहुँचेगा। इसीलिए हाइड्रोलिक ब्रेक में अगर इस ब्रेक ऑयल के साथ में क्या आ जाती है, हवा आ जाती है, तो ये जो ब्रेक ऑयल का प्रेशर होता है उचित रूप से बन नहीं पाता, ब्रेक पर्याप्त रूप से नहीं लग पाते हैं। तो ये जो हवा होती है ब्रेक ऑयल के साथ में, इसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही आपके जो है ब्रेक लाइन ब्लीडिंग के नाम से जानी जाती है। तो ब्रेक लाइन ब्लीडिंग किसके लिए की जाती है, फंसे हुए हवा को बाहर निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको गोल आकृति दिखाई दे रही है, एक एरो जा रहा है, एक एरो आगे निकल रहा है, इसको क्रॉस किया गया है, मतलब कि ओवरटेकिंग आपको नहीं करना है, ओवरटेक करना या आगे निकलना मना है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक वाहन को बिना रखवाले के छोड़ते हैं तब चाबी को क्या करना चाहिए। जब आप एक सड़क के किनारे किसी वाहन को बिना रखवाले के छोड़ देते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब भी गाड़ी को छोड़ के जाएं तो गाड़ी की चाबी को जरूर हटाएं और इंजन को बंद करें। दो काम आपको करना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इग्निशन से हटाना चाहिए, मतलब आपको चाबी बाहर निकाल देनी है स्विच ऑफ करके। दूसरी बार वाहन का इंजन भी बंद है वो आपका हो जाना चाहिए। तो ये दो काम आपको हर बार करने हैं जब आप गाड़ी
गाड़ी को रोक कर कहीं दूर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, एक खड़ी हुई कार को पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि एक खड़ी गाड़ी है उसको आप अगर पार कर रहे हैं तो क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके बारे में बताना है। कार के दरवाजे अचानक खुल सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल आपको यही ध्यान देना है, यही सावधानी रखनी है कि कार के दरवाजे अचानक है वो ओपन हो सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार आरक्षित पंजीकरण संख्या का कितने दिनों में दावा किया जाना चाहिए। आरक्षित का मतलब है आप मतलब कि वीआईपी नंबर प्लेट का लेना। वीआईपी का मतलब है जैसे 1212 1111 इस टाइप के जो नंबर होते हैं, 8686, ठीक है, 7766 ऐसे नंबर होते हैं, 2255 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं ये एक यूनिक नंबर होते हैं और इस प्रकार के यूनिक के लिए आपको आरक्षित पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ता है। और जितनी आप अच्छी सीरियल संख्या लोगे उतना ही आपकी जो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए आप कब तक अपील कर सकते हैं या कब तक आप दावा कर सकते हैं लेने का, तो 30 दिनों के भीतर आप इसके लिए आवेदन है या दावा है वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, शीतलक स्तर की जांच कब की जानी चाहिए। शीतलक का मतलब है कूलेंट। पहली बात तो जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, शीतलक का मतलब होता है कूलेंट और कूलेंट की जांच कब करनी चाहिए आप सभी को पता है। कूलेंट की जांच हमेशा इंजन को चालू करके शुरू करने से पहले आपको करनी चाहिए। कभी भी जब इंजन चल के आया है तुरंत आपको यहाँ पर कूलेंट नहीं चेक करना चाहिए। तो यही बातें आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंजन शुरू करने से पहले जब वह ठंडा होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, शीतलक यानी कि कूलेंट की जांच आपको उसका स्तर है वो उसकी जांच करनी चाहिए। आप सभी को पता होगा कि जैसे जीप है, आपकी बोलेरो होती है, आपकी स्कॉर्पियो होती है, आपके टाटा 4 होती है, इन सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट लगभग 9 से 10 लीटर तक का टैंक इनमें जो रेडिएटर टैंक होता है जिनमें पानी और कूलेंट का मिश्रण मिलाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित संकेतों में से कौन सा आगे अस्पताल है यह इंगित करता है। आगे अस्पताल का संकेत आप सभी को पता है कि अस्पताल में क्या होता है, बेड भी होगा और यहाँ पर आपके बेड के साथ में प्लस का निशान भी होगा, दोनों चीज़ें होगी। तो अस्पताल में क्या होता है, प्राथमिक उपचार केंद्र भी होता है, बिस्तर भी होती है। एक रेड क्रॉस होगा एक बिस्तर के साथ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, एक गोल आकृति है, 2 पहिए है, बीच में एक्सल जोड़ रही है, बाद में एरो यहाँ आ रहा है, मतलब कि 4T वजन की बात है, मतलब कि 4 टन एक्सल बार के बारे में बताया गया है, मतलब एक्सल वजन सीमा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर एक गोल आकृति है, एरो का चिन्ह जा रहा था उसको काट दिया गया है, मतलब कि नो एंट्री, आपको प्रवेश नहीं करना है, प्रवेश निषेध का संकेत यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड मोटर वाहन अधिनियम 2011 के अकॉर्डिंग पंजीकरण का एक अस्थायी प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किस रूप में जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड मोटर वाहन नियम 2011 के अनुसार पंजीकरण का एक अस्थायी प्रमाण पत्र जो होता है ना वो जारी किस फॉर्म में किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये फॉर्म 18 में जारी किया जाता है, फॉर्म SR 18। ये केवल उत्तराखंड राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के लिए यहाँ पर प्रश्न आया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चित्र में संकेत क्या इंगित करता है आप सभी को बताया, गोल आकृति है, P बना हुआ है, इसको काट देंगे तो मतलब पार्किंग करना निषेध है। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आ चुका है। एक मोटर गाड़ी के इंजन में ईंधन को कैसे जलाया जाता है। इंजन के अंदर ईंधन को जलाना काफ़ी सरल काम नहीं होता, मुश्किल काम होता है। आप सभी को पता होगा कोई भी इंजन होता है, जैसे कि पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग के माध्यम से डीजल जलता है, लेकिन डीजल इंजन की पेट्रोल जलता है। अब डीजल इंजन की बात करते हैं तो इसमें हवा को गर्म करके हवा के माध्यम से आपको डीजल को जलाना होता है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इससे पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग का उपयोग करके जलाया जाता है और डीजल इंजन में एक गर्म कक्ष में ईंधन भरकर, गर्म कक्ष जो है इसमें मतलब कि हवा का कंप्रेशन होता है और उसमें अगर हम ईंधन को भरेंगे, ईंधन का छिड़काव करेंगे तो ईंधन जलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग, डीजल इंजन में क्या होता है, हीटर प्लग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। एक जो गाड़ी वाला ड्राइवर है हथेली को बाहर निकाल के एक बार ऊपर दूसरी बार नीचे ऐसा कर रहा है, मतलब कि गाड़ी को की रफ्तार को या गति को कम करने का या गाड़ी को धीमा करने का संकेत कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 रफ्तार कम करने का इरादा हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 18 है, अनेक गंतव्यों के लिए दूरी दिखाने वाला एक बोर्ड किस प्रकार का साइनेज है? यानी कि एक अनेक गंतव्यों के लिए दूरी दिखाता है, दूरी दिखा रहा है भाई। यहाँ पर सूचना युक्त संकेत होगा पहली बात तो, अगर दूरी दिखा रहा है तो। यहाँ पर दूसरी बात है, दिखाने वाला एक बोर्ड किस प्रकार का साइनेज है, मतलब अनेक गंतव्यों की ओर बताता है। एक ऐसा बड़ा संकेत होता है जिसमें यहाँ एरो इधर है, यहाँ एरो है, यहाँ इधर है, यहाँ इधर है, इस टाइप से एरो वहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनेक गंतव्य, मतलब कि जो यहाँ पर जो आप जहाँ पर रहते हैं अनेक गंतव्यों के लिए आपको एक ही जगह आप अटेंडेंस देते हैं, माना चौराहे पर हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कहाँ पर जाना है? इसके लिए वहाँ पर एक बोर्ड बना होगा। चौराहे पर 5-6 सड़कें होती है, तो हर सड़क के बारे में बताया गया होगा कि कौन सी सड़क कहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अनेक गंतव्यों के लिए दूरी दिखाने वाला एक बोर्ड, उसका नाम है क्या? सूचना युक्त संकेत होता है। प्रश्न संख्या 19, टायर में दरारें किसके कारण आती है? आप सभी को पता है टायर में दरारें आने का कारण एक और एक है, वो है रबड़ का पुराना होना। टायर का रबड़ अगर पुराना होगा तो टायर में दरारें आ सकती है। प्रश्न संख्या 20 है, वाहन की अचानक गति वर्धन की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखो, अचानक गाड़ी को अगर यहाँ पे पिकअप प्राप्त करना है, एक तो होती है पावर, एक होता है पिकअप। 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें जो है पावर ज़्यादा होती है, 4 स्ट्रोक इंजन में यहाँ पर पावर कम होती है तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करते हैं तो। साथ ही दोस्तों, अगर गाड़ी की गति को वर्धन यानी कि बढ़ाना है तो पहला गियर होगा। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर वाहन की अचानक गति वर्धन की स्थिति में और धीमा करने के लिए क्या होगा फिर, मतलब कि गति वर्धन, गति आपको कम रखनी है तो भी 1 नंबर है, और अचानक अगर आपको बढ़ाना है तो भी 1 नंबर। मतलब कि गाड़ी को रवाना करने के लिए यहाँ पर अगर आपको अचानक गति चाहिए तो पहले गियर में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गाड़ी को 1 नंबर में आपको स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी, ठीक है, फिर ही गियर शिफ्ट होगा। तो वाहन के अचानक गति वर्धन का मतलब है आप जब गाड़ी की स्पीड पकड़ाते हैं। इस प्रश्न का हालांकि जो जवाब है, बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 1 गियर को दूसरे में शिफ्ट करेंगे, ये जवाब माना गया है। इंजन के कितने डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करते समय एक कार को सर्वोत्तम ईंधन दक्षता प्राप्त होती है? आप सभी को पता होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है 81 डिग्री से 85 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में थर्मोस्टेट वाल्व की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि 84 से 90 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो अच्छा है और इंजन के लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 84 से 90 डिग्री भी आ सकता है, 81 भी आ सकता है, आपको याद रखना है। इंजन तेल का परिवर्तन निम्न परिस्थितियों में से किस पर आधारित होना चाहिए? जो आपका इंजन है, कोई भी गाड़ी है, उसमें आप तेल यानी कि ऑयल परिवर्तन करवाते हैं, ऑयल परिवर्तन करवाएंगे तो वहाँ पर आप किन परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो इंजन की कार्य अवधि की, वो कार्य किस टाइप से कर रहा है, यात्रा किया हुआ किलोमीटर, कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, शीतलक तापमान आदि की जांच करना कि वो टैंक में है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है इंजन तेल का परिवर्तन निम्न स्थितियों में किस प्रकार से कर सकते हैं? आप निम्न कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 23, फ्लैट टायर बदलने के लिए कौन सा टूल सेट वाहन में उपस्थित होना चाहिए? फ्लैट टायर का मतलब है पंचर टायर, फ्लैट का मतलब है पंचर टायर, और पंचर टायर को जब बदलेंगे आप सभी को पता, सॉकेट और स्क्रू ड्राइवर तो कम से कम चाहिए ही होता है टायर को खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कागजात से संबंधित एक यातायात अपराध है? यातायात कागजों से संबंधित कागज आपके पास नहीं है, फिर भी एक क्या है, यातायात का अपराध माना जाता है, और वो होता है गाड़ी का इंश्योरेंस। और वो भी आप सभी को पता है धारा 146 और 147 के तहत आपके पास में बीमा होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, अगर आप पालन नहीं करते हैं तो धारा 196 है, और कम से कम 2000 का जुर्माना पहली बार में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, जेब्रा चिन्हांकन पर एक वाहन को क्या करना चाहिए? जेब्रा लाइन यानी कि फुटपाथ जहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आपको गाड़ी को हमेशा फुटपाथ से पहले रोक लेनी चाहिए, यानी कि चिन्हांकन से पहले रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टर्बो चार्जर जो शक्ति उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, वह किसका एक हिस्सा होता है? टर्बो चार्जर आप सबको पता है स्थिति क्या होती है, स्थिति क्या होती है, यहाँ पर आप सबको पता है एग्जॉस्ट में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? एग्जॉस्ट में। जब गाड़ी मतलब कि टर्बो चार्जर जो शक्ति उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, किसका भाग होता है? स्थिति बात करते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे, जहाँ से इंजन से धुआं निकलता है वहाँ पर ये लगाया जाता है ताकि धुएं से इसको घुमाया जा सके। दोस्तों यहाँ पर मैं बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये काम तो इसका क्या है, घूमकर इंजन को हवा देना। घुमाता कौन है? यहाँ पर गाड़ी का धुआं। यानी कि स्थिति पूछे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट सिस्टम का यहाँ के ऊपर लगी हुई है ना।
टर्बो चार्जर को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन काम क्या है, इंजन को शुद्ध हवा प्रोवाइड करवाना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। टर्बो चार्जर है वो निकास तंत्र को बढ़ाने में मदद करता है। ये किसका एक हिस्सा है? वो निकास तंत्र का एक भाग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एम्बुलेंस वाहनों के किस वर्ग से संबंधित है? आप सभी को पता होगा एल कैटेगरी होती है वो 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए, एम कैटेगरी होती है 4 जो पहिए वाला यात्री वाहन है, एन कैटेगरी होती है यहाँ पर 4 पहिए होंगे माल वाहन है, उनको एन कैटेगरी में रखा गया है। इस प्रकार से एम्बुलेंस को कौन सी कैटेगरी में लेंगे हम? एम्बुलेंस को लेंगे 4+ यात्री है तो यहाँ पर एम कैटेगरी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही ड्राइविंग अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है? सही ड्राइविंग अभ्यास का, जब आप एक चौराहे या सड़क के कोने के समीप आने वाले हैं तब उसी गति को बनाए रखें। गलत हो जाएगा भाई। जब एक अन्य कार आपके आगे निकलने की कोशिश करता है तब उसी गति को बनाए रखें। ये बात ठीक है, यानी आप गाड़ी की गति को धीमा न करके उसी गति को मेंटेन कर रहे हैं जो पहले से थी। जब एक अन्य कार आपके आगे निकलने की कोशिश करता है तब गति बढ़ाना भी नहीं है, सी भी गलत हो जाएगा। जब आप एक चौराहे या सड़क के कोने के समीप आने वाले हैं तब गति बढ़ाएं, ये भी गलत हो जाएगा। गति तो बढ़ानी ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जब एक अन्य कार आपके आगे निकलने की कोशिश करता है तब उसी गति को आपको बनाए रखना चाहिए और वहाँ पर है वो गाड़ी को यहाँ पर अधिक गति पर नहीं चलाना चाहिए ताकि जो आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं उनको यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न बनी रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ यातायात पुलिस वाले द्वारा कौन सा संकेत दिखाया गया है? आप सभी को पता होगा कि एक आदमी है और राइट हैंड को यहाँ पर ऊपर करके सामने वाले वाहनों को रोक रहा है और ये जो आपके संकेत है ये बाईं ओर के जो वाइकर है इनको आगे पास होने को संकेत है वो दे रहे हैं। बाईं ओर से आ रहे वाहनों को शुरू करना, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरकी परिवर्तक किसका एक हिस्सा है? उत्प्रेरकी परिवर्तक, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उत्प्रेरकी परिवर्तक जो होता है यानी कि कैटेलिटिक कन्वर्टर किसका पार्ट होता है? आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये निकास तंत्र का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो निकास तंत्र है उसी से संबंधित है कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो आज का जो पेपर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है इसमें हमने 30 प्रश्न यहाँ पर सीखे हैं और 30 प्रश्नों की व्याख्या भी हमने सीखी है और कम समय में अधिक जानकारी, मात्र आप देख पा रहे हैं 15-16 मिनट में 30 प्रश्न हमने कर लिए हैं, यानी कि हर एक प्रश्न को आधा मिनट में कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सारे के सारे मॉक नहीं देखे हैं तो आप तुरंत प्रभाव से जो है प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोज आप एक जगह प्राप्त कर सकते हैं और सारी वीडियो क्लासेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।